So yesterday we were studying about some systems of election. So the most popular system is called the FPTP, that is first past the post system. तो किसी भी एक नॉर्मल है कि हम कंपटीशन की अगर देखते हैं बात, शुरुआत होती है जब दौड़ वगैरह से दौड़ होती थी, लोग दौड़ते थे। तो जिस तरह एक रेस होती है, एक दौड़ होती है कि इन दैट द पर्सन हु इज अहेड ऑफ अदर्स ही इज डिक्लेयर्ड द विनर। जो बाकियों से आगे रहता है अंतिम तक, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो एट द मोमेंट ऑफ कंप्लीशन हुएवर इज अहेड, भले ही वो बाकी समय पीछे रहा, ये भी जरूरी समझना कि भले ही वो बाकी हर समय पीछे रहा, लेकिन अंतिम समय फिनिशिंग लाइन पर जो सबसे आगे है, ही इज डिक्लेयर्ड द विनर। बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू में लोग पीछे होते हैं, बाद में अंत समय में आगे आ जाते हैं, वो जीत जाते हैं। भले ही जो पूरे समय आगे रहा लास्ट में जाके पीछे हो गया तो वो हार गया। तो दैट इज कि जो सबसे आगे एट द फिनिशिंग लाइन, जो सबसे आगे होता है, बाकियों से आगे होता है, या जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को टच करता है, ही इज डिक्लेयर्ड द विनर। तो सिमिलरली इन दिस सिस्टम द पर्सन हु गेट्स मैक्सिमम वोट्स इज डिक्लेयर्ड द विनर। सिंपल सिस्टम है, समझिए कि भाई वोट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा लोग जिसको पास वोट किए वो जीत गया। समझ गया? whoever gets maximum votes he is declared the winner। समझ गए भाई? सबसे इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता है भाई। यहाँ पर 2 कैंडिडेट में से चुनना है और 10 लोग हैं, तो भाई जिसको ज्यादा वोट पड़ा उसका मतलब उसको ज्यादा फेवर है, जीत गया। whoever gets maximum votes, ये सब अभी भूल जाइए, अभी एकदम सिंपल समझिए कि चॉइस है, तो जिसको ज्यादा लोगों ने पसंद किया वो जीत जाएगा, ही विल बी डिक्लेयर्ड विनर। ठीक है? जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीता। ये सब नाम से छोड़ दीजिए, सब नाम खाली और कंफ्यूज करने वाला 10 तरह। सिंपल रखिए, सिंपल रखिए कि whoever gets maximum vote is declared winner। कॉमन सेंस का बात है, सब जानता है भाई। एक सिंपल मैंने कहा एक क्लास है, अब क्लासरूम में हो कि भाई किसको मॉनिटर बनाया जाए। चलिए भाई सब लोग जो है अपना वोट दीजिए, पर्ची जमा कीजिए। पर्ची गिना गया, जिसके फेवर में सबसे ज्यादा पर्ची है उसको विनर डिक्लेयर हो गया। ठीक है, सिंपलेस्ट। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर उसको कितने वोट मिले, कितने, इन सब से कोई मतलब नहीं है। कम मिले ज्यादा मिले, है तो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है। ठीक है ना? सबसे सिंपल, इट इज द सिंपल टू अंडरस्टैंड कि whoever gets more votes he is declared the winner। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट सिस्टम, बट इट हैज गॉट सर्टेन डिमेरिट्स। कुछ कमियां है इसमें। कमियां ये है कि मान लीजिए एक क्लास में मॉनिटर चुनना है और कोई दबंग लड़का खड़ा हो गया, अब उसके डर से किसी ने वोट नहीं किया, सिर्फ एक लड़के ने अगर उसको वोट कर दिया तो भी वो जीत जाएगा। समझिए, एक दबंग लड़का खड़ा हो गया तो वोट परसेंटेज में आएगा। अब उसके डर से किसी ने वोट नहीं किया क्लास में, सिर्फ एक लड़के ने उसके लिए वोट कर दिया तो वो जीत जाएगा। ठीक है? अब यहां देखिए कि समझने वाली बात है कि हो सकता है ज्यादातर लोग उसके खिलाफ सोच रहे हैं,
कि ये नहीं बने या नहीं उसको चाहते हो, ठीक है, लेकिन डर के मारे वोट नहीं दिया लोगों ने, और एक ने खाली वोट किया तो वो एक वोट से मात्र वो जीत गया। तो क्या ये इलेक्शन सही हुआ कि गलत हुआ? क्या उसका इलेक्शन का मतलब है कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों का? भाई कोई नहीं चाहता है उसको, लेकिन डर के किसी ने वोट किया ही नहीं, ना उसके फेवर में ना अगेंस्ट में। तो हालांकि ये सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है, लेकिन इसको मतलब एक तरह से फेल कर देना बहुत आसान है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डरा धमका दिया तो किसी ने वोट नहीं किया, एक आदमी ने भी वोट कर दिया उसके फेवर में, तो वो जीत गया, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उसी को पड़े और किसी को पड़ा ही नहीं वोट। ठीक है, तो ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं इसमें हो पाता है। उसी तरह मान लीजिए कि ये सिस्टम समझ गए, whoever gets the maximum votes is declared winner। तो उसको इस तरह से क्यों लिखा है, फर्स्ट पास द पोस्ट, कुछ और? अरे बस नाम दे दिया है एक समझने के लिए, ठीक है, पहले कि हाँ जैसे रेस में जो सबसे आगे होता है, ठीक है, रेस में जो सबसे आगे होता है वो जीता, तो उसी तरह जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीता, बाकियों से ज्यादा जिसको वोट मिले वो जीत गया। नाउ देखिए, अब यहां कहा जा रहा है कि लेट अस गो बैक टू आवर एग्जांपल। The Congress party won greater share of seats than its share of votes because in many of the constituencies in which its candidates won, they secured less than 50% of the votes। कांग्रेस पार्टी का हमने कल एग्जाम्पल देखा था, तो वहां हमने देखा था कि मात्र 47% सीट्स के साथ वोट्स के साथ ये मोर देन 80% सीट जीत पाया। तो कारण क्या है कि इसमें वोट का, हाँ मैंने बताया कि मान लीजिए हर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है उस एक ही वोट पड़ा, अब वो पड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए मान लीजिए, और और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लाखों वोट पड़े, तो वो दूसरा पार्टी के फेवर में वो जीत गया। तो आप वोट्स देखेंगे कि उसको लाखों वोट मिले, है ना, हो सकता है कि उसको 90% वोट मिला लेकिन वो एक ही सीट जीता, और इसको मान लीजिए कि 3 ही 4% वोट मिले लेकिन ये सारे सीट जीत गया लगभग। समझ गए? क्योंकि जहां ज्यादा वोट पड़े वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ गए और वो जीता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चाहे उसको 10 लाख वोट मिलते, चाहे 1 लाख मिलता, चाहे जीतने वाला वही था खाली। हाँ, लेकिन बाकी जगह वो एक एक वोट से भी सब जीत गया क्योंकि कोई था नहीं दूसरा देने वाला। माने कि 20 30 40 इस तरह से पहुंच रहा है। तो यही है कि इसमें जो है कम वोट्स के साथ भी जो है ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा हाँ पॉइंट है। हाँ, एक तो ये तो पहला क्या बोलेंगे, पहला फेयर एक्चुअली नहीं कहेंगे क्योंकि ये बोले कि दीवार हम काटे हुए तो हाँ किया जा सकता है। यस, और दूसरा जैसे वोट काट दिया उस हिसाब से जीत गया, ये इसको मेरिट कहेंगे कि डिमेरिट कहेंगे? डिमेरिट्स है कि इट डजंट रिफ्लेक्ट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन। इसको नोट कर रखिए क्या? इट डज फर्स्ट पॉइंट इसका हाँ डिमेरिट्स लिख लीजिए। डिमेरिट्स ऑफ इलेक्शन ऑफ एफपीटीपी सिस्टम। अच्छा, यही सिस्टम से वोटिंग होता है। हाँ एफपीटीपी सिस्टम, हाँ
this system doesn't truly reflect the people's choice. People's choice. As even with very less votes, a candidate वोट्स के बाद कॉमा दे दीजिए, ए कैंडिडेट may win the election. Candidate ए है तो सिंगुलर है. A candidate may win an election. Full stop. There is ample scope for unfair means in this system. ठीक है, तो देखिए यहाँ देखेंगे कि इफ देर आर सेवरल कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट ऑफन गेट्स मच लेस देन 50% ऑफ द वोट्स. अगर कई कैंडिडेट हो जाते हैं तो जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसका अक्सर उसको 50% से कम वोट्स मिलते हैं. ठीक है, गलत है, इसको कुछ अलग करना चाहिए, अलग तरीके से चुनाव करवाना चाहिए. मतलब देखिए समझिए खड़ा होने में कुछ नियम कानून लाना चाहिए. मान लीजिए दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में. दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो क्या हो सकता है? एक केस हो सकता है कि दोनों को बराबर लगभग मिले हो, जिसमें टाई हो जाएगा. अगर एग्जैक्टली 50-50% मिले, एक आइडियल केस मान लीजिए. नहीं तो क्या होगा, एक को 50% से कम मिलेगा, दूसरे को 50 से ज़्यादा मिलेगा. भाई दो ही कैंडिडेट हैं तो जो भी वोट होंगे या तो इसके लिए या उसके लिए. तो दो ही कैंडिडेट हैं तो या तो वोट इसके लिए पड़ेगा या उसके लिए पड़ेगा. तो यानी टोटल वोट्स जो है या तो इसके लिए या उसके लिए होंगे जो वोट्स पड़े. तो टोटल वोट्स का यानी कि एक को 50% से कम मिलेगा, दूसरे को 50% से ज्यादा मिलेगा. ठीक है ना. यानी मिनिमम वोट्स जो जीतने वाले कैंडिडेट को चाहिए वो 50% होगा आइडियल केस में. यानी 50% से एक भी वोट ज्यादा होगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि अगले को एक कम मिलेगा उतना. तो यहाँ पर जो है कि मिनिमम जो है जीत के लिए चाहिए वो 50% या 51% मान लीजिए रफली. उससे ज्यादा ही चाहिए उसको. उससे कम वोट से वो नहीं जीत सकता है अगर दो कैंडिडेट होंगे. दो कैंडिडेट हैं तो उसको जीतने के लिए क्या है,
जो वोट पड़े उसका कम से कम आधा चाहिए, कम से कम। हाँ 80% लोग उसके लिए वोट किए और भी बढ़िया है उसके लिए, समझ रहे हैं बात। लेकिन जो मिनिमम सीट्स जिसके साथ वो जीत सकता है वो है 50%, ठीक है। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए थर्ड कैंडिडेट, एक और कैंडिडेट आ गया, थर्ड कैंडिडेट आ गया, तो आइडियल केस माने कि तीनों को 33% वोट मिला, लगभग टाई हो जाएगा। यानी किसी एक को 34% मिल गया, बाकी को 30% 33% या 32 एक का हो जाएगा, तो वो जीत जाएगा। यानी यहाँ 34% के साथ भी जीत सकता है, ठीक है। उससे कम में तो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि 33 से कम हुआ तो हार गया, तो उधर किसी को ज्यादा हो जाएगा, वो तो हार गया। एक टाई के लिए जो है 33% हो गया, अब उससे जो कम हो गया तो वो हार गया, उससे जो ज्यादा हो गया वो जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। मतलब इससे ज्यादा होने पर ही जीतेगा, इससे कम पर नहीं जीत पाएगा। कहने का मतलब ये, मान लीजिए एक को मिला 40%, तभी वो हार सकता है। मान लीजिए उसको मिला 40, अगले को मिल गया 45, तो 45 वाला जीत जाएगा, है ना। लेकिन 33 से कम में कोई नहीं जीत पाएगा। ये तो सियोर है। मान लीजिए उसको मिला 30, कितना वोट बचा, 70%। तो नेचुरल है कि दोनों में वो मिनिमम भी होगा तो 35-35 बराबर होगा, नहीं तो उससे ज्यादा होगा, यानी ये तो हार ही गया, है ना। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जैसे जैसे कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती जाती है तो जीतने वाला कैंडिडेट का वोट परसेंट माने कम के साथ भी वो जीत सकता है। जैसे दो कैंडिडेट थे, दो कैंडिडेट थे तो 50 से कम पर में वोट नहीं जीत सकता था चुनाव, उसको कम से कम आधे लोग का सपोर्ट चाहिए होता। 3 हो जाने से कितने लोग का हो गया सपोर्ट मिनिमम, 33। 4 हो गए तो वहां 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा, यानी 25% वोट के साथ मात्र 26% में भी वो जीत सकता है। 26 पर ही जीत है, जीत है। 10 हो गए तो 10 है तो फिर 11% पर जीत जाएगा, 11 कैंडिडेट वोट दे देगा तो जीत जाएगा। तो यानी ये समझने की यहाँ बात है कि जैसे जैसे कैंडिडेट बढ़ते जाते हैं तो वैसे विनिंग का परसेंटेज का रिक्वायरमेंट कम होते चला जाता है। तो डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन तो मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट खड़ा है जिसमें से 2 कैंडिडेट को एकदम पड़ा ही नहीं, या फिर 1% पड़ा, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो उस पर तो 8 पे उस कंपैरिजन होगा ना। हाँ उस पर उसका परसेंट बढ़ जाएगा। 8 में मान लीजिए 2% 3% सीट का फर्क होगा, लेकिन 8 पे ही कंपटीशन होगा। देखिए कोई ये समझने वाली बात है, कैंडिडेट वही खड़ा होगा जिसको कुछ तो वोट मिलेगा, नहीं तो क्यों खड़ा होगा। लास्ट में हम देखें वो वार्ड वाला जो चुनाव होता है उसमें एकदम लास्ट में जाके सब बदल जाता है, पैसा। ठीक बात है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं कहने का मतलब है कि जो खड़ा होगा वो कुछ तो वोट उसको मिलेंगे ही, कुछ तो मिलेगा ही। फिर खड़ा हुआ है 5% मिलेगा ही, हाँ उतना तो मिलना ही तो है, कुछ तो वोट काटेगा ही ना। उसके खड़े होने से क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा कम हो जाएगा नंबर कि मार्जिन कम हो जाता है, थोड़ा कम होगा। तो ये हम लोग समझ गए कि FPTP जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, जो हम लोग का नॉर्मल सिस्टम है कि ज्यादा कैंडिडेट होने से उसको कम सपोर्ट के साथ भी वो विनर हो सकता है। वही तो फायदा वाला चीज है, ज्यादा कैंडिडेट होगा तो फायदा होगा, जो जीतेगा कम से पब्लिक को नुकसान है ना, पब्लिक तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। समझ गए, ज्यादा लोग खड़े हैं तो जिसको पब्लिक नहीं चाहता है लेकिन वो भी जीत जाएगा।
फायदा कैंडिडेट को है। क्योंकि वोट बट गए। हाँ तब तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है कि कुछ हो भी नहीं सकता है। मान लीजिए कि एक आदमी बहुत बढ़िया है, लेकिन सब लोग उसको पसंद करता है, लेकिन इधर लेकिन हर कास्ट का कैंडिडेट खड़ा है, समझिए, हर कास्ट का कैंडिडेट खड़ा है, तो चाहते हुए भी उसको लोगों का मजबूरी है कि भाई अपना कास्ट का खड़ा हुआ तो उसको तो वोट जाएगा ही। तो अब उसके कारण वो एक बढ़िया कैंडिडेट होते हुए भी हार जाएगा, क्योंकि कास्ट वाले वोट बट जाएंगे। तो कोई जो है, जो कम जिसको लोग चाहते होंगे, नहीं चाहते होंगे, वो जीत जाएगा। तो इसमें क्या कर सकता है पब्लिक भी, क्या कर सकता है? हाँ ठीक है, तो हम उस सिस्टम को, ठीक है, ये समझ रहे हैं कि उसकी क्या कमियां हैं, फायदे क्या हैं, कि इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट वोट काउंट करते जाइए। फायदा तो अलग चीज है, लेकिन कमियां बहुत खराब ठीक है, है इसका। फायदा इसमें ये है कि इट इज़ वेरी सिंपल, लोगों को भी इसमें कुछ ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, भाई उसको है कि जो कैंडिडेट है उसके ऊपर वोट दे दिया कि हाँ हम इसको चाहते हैं, चाहे जैसे वो दिया। और उसका काउंटिंग भी आसान है कि बस वोट काउंट करते जाइए कि हाँ भाई इनको जो उसके फेवर में जिसके मिला उसको जोड़ते जाइए, जितना वोट, हाँ ये +1 +1 प्लस करते करते फाइनल काउंट जिसका जो रहा, मैक्सिमम काउंट वोट जिसका रहा वो जीत गया। तो सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड ईजी, but it has many serious demerits. With a very less % of votes also, a candidate may win the election. Now there is another system that is called proportional representation. Proportional representation का मतलब क्या है? डायरेक्टली कि प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, हाँ, कि भाई जितने लोग आपके फेवर में हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। देखिए यहाँ जो एफपीटीपी में क्या है, इसमें ये नहीं है कि जितने लोग आपके फेवर में हैं उतना ही आपको सीट मिल रहा है। अभी हमने देखा ऊपर कि in that a party could win all the seats even with 25% votes or even less. ये तो समझ गए। एफपीटीपी में क्या है कि बहुत ही कम वोट मिलने पर भी, यानी बहुत कम लोग आपके फेवर में है, फिर भी आप जो है सारा सीट जीत सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबको हक है कि कोई भी खड़ा हो सकता है सबसे पहले। हाँ, इसमें तो डिबेट होगा ही होगा। हाँ ठीक है। दूसरा नहीं, ये सिस्टम की बात डेमोक्रेटिक की नहीं है, ये भी डेमोक्रेटिक ही का है, दूसरा सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है। तरीका अलग है, वही मैं बता रहा हूँ, सिस्टम अलग है। ऐसा नहीं कि वो ये डेमोक्रेटिक और ये डिक्टेटरशिप में, ये भी डेमोक्रेटिक ही में सिस्टम, बस सिस्टम अलग तरह का है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है, इसमें ये डिमेरिट है कि इसमें जो है, इसमें लोगों का रियल चॉइस या रियल डेमोक्रेसी नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं किसी और को, बन रहा है कोई और। तो ये कहाँ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू पीपल बाय द पीपल कहाँ हो रहा है? जिन लोगों को नहीं चाह रहे हैं लोग, वो जीत जा रहा है, और जिनको चाह रहा है वो नहीं जीत रहा है। कुछ आदमी है ना जो उसको चाह रहा था तभी ना जीता है। बात यही तो भाई, डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ मेजोरिटी। तो रूल ऑफ मेजोरिटी के तहत तो आप ये सोचिए कि 100 लोग हैं, 100 लोगों को चुनना है, और वहां मात्र 10 लोग जिसको चाह रहे हैं वो जीत जा रहा है। क्या ये डेमोक्रेसी है? तो वो तो उन्हीं 10 लोग को खाली फेवर करेगा, बाकियों की क्यों ध्यान देगा? यही ना हो रहा है अभी। क्या हो रहा है देश में? भाई जिसको जो वोट दे रहा है उसके लिए खाली काम कर रहा है, बाकी जाओ भाड़ में। न तुम्हारे वोट से हमको कोई मतलब है, न तुम हमको वोट देना है, तो किस लिए हम तुमको ध्यान दें? जो हमको वोट दिया उसको खुश रख रहे हैं। यही समझने की बात है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या है
कि 100 लोग हैं, अब बताइए 100 लोग हैं, वहां मात्र 10 लोग जिसको चाहते हैं वो सब 100 पर राज करेगा। तो बहुत खराब सही तरीका नहीं है। तो समझिए कि हमारे यहाँ किस तरह से इलेक्शन हो रहा था, किस तरह से सरकार चलती है, अभी भी यही सिस्टम है। ये तो बड़ी बेकार सिस्टम है, समझ रहे हैं। हाँ हाँ। तो इसी के लिए अभी जो बूथ पर क्या एक्टिविटी इसी के लिए किया गया कि बूथ पर रिकॉर्डिंग होगा, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, किस तरह से वोटिंग हो रहा है वगैरह। तो वो दिखा अब वो देखिए छुपाने की कोशिश चल रही है, बहुत हेरा फेरी चल रहा है। अभी देखिए आज ही का खबर देखिए ना भाई, आज का ही खबर ये देखिए, मैंने बोला था कल ही आपको बताया था कि पार्टियों ने एलिगेशन लगाया है। देखिए उस पर क्या आया है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि डुप्लीकेट वोटर आईडी डज नॉट इम्प्लाई फेक वोटर्स। हो क्या रहा है, लोग डबल डबल जगह अपना नाम लिखवाए हुए हैं, जो महाराष्ट्र में भी उसके वोटर लिस्ट में है और जाके बगल में गुजरात में भी वोटर लिस्ट में है या मध्य प्रदेश में भी वोटर लिस्ट में है, और जाके वहां भी वोट दे रहा है, तो जिता दे रहा है जिसको जो है, तो उतने वोट बढ़ जा रहे हैं ना। तो इस पर जो है अक्सर सवाल उठाया गया है, और मैं तो जान रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक केस है, ठीक है। मेरे पास खुद जो है, मेरे पास वोटर कार्ड दिल्ली का भी था और यहाँ का भी है। तो दिल्ली का तो वैल्यू थोड़ी ना है, आप थोड़ी ना क्या नहीं, मैं डाल नहीं सकता हूँ, मेरा नाम कट गया वहाँ पे। लेकिन आप डालिएगा नहीं ना जाके। मैं नहीं डालूंगा, लेकिन बहुत लोग डाल में रहे हैं, क्योंकि उस समय वो वेरीफाई नहीं करता है, या बहुत तरीके हैं, मतलब हम तो वो इलेक्शन कमीशन के जैसे हो बन गया, लेकिन बहुत लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो लोगों ने देखा कि एक कमी है, लूपहोल है, ध्यान नहीं दे रहा है कमीशन, तो उसका फायदा देखिए कितने बड़े स्केल पर उठाया जा रहा है कि डुप्लीकेट वोटर आईडी है। तो वो यहाँ जब मन होता है वहाँ चुनाव होता है, वहाँ जाके डालाते हैं, जहाँ चुनाव होता है यहाँ वोट डालाते हैं। सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं दिखाया जा तो वो भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे, क्योंकि वो काम आएगा हमको एग्जाम। टेलीग्राम, अच्छा भेज देंगे, वो तो पेपर में है ही। हाँ नहीं, टेलीग्राम पे इसको पर्सनली भेज दीजिएगा। ठीक। जैसे ये है तो इसको तो मान लीजिए हम काट के इसको रख लेंगे, इसको भेज दीजिएगा लिख के। सो ये देखिए कि कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई फेक वोटर, तो और क्या फेक वोटर्स होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा हो गया इलेक्शन कमीशन सरकार का गुलाम हो गया है, तो और क्या फेक वोटर होगा जी, मरा हुआ आदमी थोड़े वोट देने आएगा। सब आदमी लोग जो है ना बुद्धि बेच देते हैं। प्रोफेसर लोग का ही हाल है, बताइए, जान रहे हैं आदमी व्यस्त रहते हैं, फोन फोन किए जा रहे हैं। इससे आदमी उम्मीद करे। तो यहाँ जो है अब ये कह रहा है कि भाई डज नॉट इम्प्लाई फेक वोटर्स, और क्या फेक वोटर होगा, जो आदमी उसके पास डुप्लीकेट इलेक्शन वोटर कार्ड है, तो वो एक से ज़्यादा जगह पर जाके वोटिंग कर रहा है, तो और क्या होगा इसमें धांधली। लेकिन उसका देखिए मने, समझिए कि मने बेखौफ हो गया है, उसको डर नहीं है किसी से। किस तरह का स्टेटमेंट कह रहा है कि डुप्लीकेट वोटर आईडी का मतलब फेक वोटर नहीं है। तो यही चीज़ है जो यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई इस तरह का मैल प्रैक्टिस जो चल रहा है, और चूंकि भाई जान रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर हमारा जो है तो अपना आदमी है, तो फिर क्या कोई बोलने वाला है, क्योंकि ये इस तरह की देखिए यही कि किस तरह से हो रहा है, इस तरह की संस्था इलेक्शन कमीशन को तो गलत लिखा है सर, है। हाँ डज नॉट इम्प्लाई फेक वोटर, तो गलत लिखा है।
ये ऐसी संस्था इसको रखा गया, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट रखा गया था कि भाई ये, क्योंकि ये सरकार कौन किसकी बनेगी तय यही करता है, इसीलिए इसको सरकार से बिल्कुल फ्री रखा गया था। चुनने का क्या तरीका है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का तरीका है कि भाई ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है और उसके रिकमेंडेशन पे बाकी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये, तो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो वहाँ भी ये है कि भाई अब क्या कहेगा, वो राष्ट्रपति को बांध दिया है सरकार से। अब सरकार जिसका नाम देगा उसको वो अपॉइंट कर देगा राष्ट्रपति। तो सब नाम नॉमिनेट लोग देते हैं, जाके रिटायर आईएएस लोग ही बनते हैं ना गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट जो है वो उसमें उसका रिकमेंड करती है, नाम लिस्ट से आता है। देखिए ना इसमें, देखिए कैसे है प्रोसेस। ये तो डिफिनेशन है स्टेट का 12 में 300 इसमें भूल गए 324 से। देखिए, The election commission shall consist of chief election commissioner and such number of other election commissioners as the president may from time to time fix, and appointment of chief election and other commissioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by parliament, be made by the president. When any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as chairman of election commission. Before each general ये तो है कैसे होगा, ठीक है। Provided that chief election commissioner shall not be removed from his office except like manner as judge of Supreme Court, ठीक है। इसका हटाने का प्रक्रिया बहुत कड़ा है चीफ इलेक्शन का। हाँ जैसे जज का है, सुप्रीम कोर्ट के जज का। हाँ बच्चा पढ़ने में तेज है, अगर वो लॉ का डिग्री ले रहा है और जज बन गया तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो जज अगर बन गया तो इस देश में सबसे ज़्यादा पावर तो जजे को है। सही बात। लेकिन लॉ के डिग्री में रिस्क भी तो है, जज को गारंटी कि जज बनेगा ही बनेगा। देखिए गारंटी तो किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन एवरेज बच्चा सबके लिए कर रहा है। तेज बच्चा है तो ठीक है, तेज इसका बात नहीं है, वो तो होता है जो डेडिकेशन से काम करता है, मेहनत करेगा उसका बात। तेज और धीम का इसमें नहीं। भाई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के दिन जो तैयारी करके पहुंचेगा वो तैयारी चाहे आप 1 महीना में कर लिए या 1 साल में कर लिए या 2 साल में, वो तो एग्ज़ाम के दिन ना टेस्ट होगा। अब वो उसके पीछे किसको 1 साल, तेज बच्चा 1 साल में कर लेगा, धीम बच्चा 2-3 साल में, लेकिन कर तो वो भी सकता है ना, थोड़े उसको रोके हुए कि हाँ मत करो। तो ये थोड़े है कि आप कितने दिन में उस तैयारी किए, उस दिन अगर आप तैयार हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट सुझाव देते हैं इलेक्शन कमीशन ये नॉमिनेट, मतलब कि ये सीधे बोल देता है कि ये बनेगा तो ये बनेगा, उस पर भी वोटिंग होता है क्या? प्रेसिडेंट के सूझबूझ से होता है। जैसे प्रेसिडेंट के सूझबूझ से होता है कि जैसे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर का जो पोस्ट है उसके नहीं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है, बोले नहीं हटा नहीं सकता उसको अपॉइंटमेंट के बाद, उस सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। हम कह रहे हैं कि इसको अपॉइंट करता है तो उस पर भी वोटिंग होता है क्या, कि क्या होता है? नहीं अपॉइंट, देखिए प्रेसिडेंट वोटिंग हमेशा इलेक्शन में होता है, अपॉइंटमेंट में वोटिंग नहीं होता है। अपॉइंटमेंट तो है कि वो सीधे जिसको मन है उसको अपॉइंट कर देगा। ये चीज गलत है ना, इस तरह से नहीं ना करने देना चाहिए सबको।
क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, दे हैव टेन्योर ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। उनका टेन्योर जो होता है 6 साल का होता है या 65 साल का उम्र जो पहले ख़त्म हो जाए, ठीक है। दे इंजॉय द सेम स्टेटस एंड सैलरी एंड एज अवेलेबल टू जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसी तरह उनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। दोनों बराबर ही है, जज की तरह है समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज का उसको रैंक होता है। तो लेकिन जज में इसमें बहुत फर्क न है, ये मेहनत से गया हुआ है, वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पे गया हुआ है। ठीक गलत है ना, ठीक गलत हो ही रहा है, प्रेसिडेंट बना दे रहा है किसी को भी, जो सरकार दे रहा है नाम बस, ये तो बहुत गलत है, इसके साथ कुछ करना चाहिए ना। जिस किसी को नहीं बनाता है प्रेसिडेंट है तो वो एक जिम्मेदार पद पर हैं देश के, तो अब वो किसी को अपॉइंट करेंगे सोच समझ के ना करेंगे, सोच समझ के करेंगे ऐसे तो थोड़े किसी को कर देंगे। सरकार जो नाम दे दे रहा है उसके आधार पर न कर रहा है। हाँ, तो अब वो चीज़ है वही उसमें, ना नहीं उस होना चीज़ को चाहिए। थोड़ा सा वो तो नहीं ना होना चाहिए, वही चीज नहीं होना चाहिए। ये पूरा पावर दे दिया गया प्रेसिडेंट को, क्या फायदा हुआ फिर? मेरिट से तो नहीं गया ना, कहने का मतलब। ठीक है, वो रिटायर IAS अधिकारी के तरह वही सब जाता है, लेकिन उस तरह का मेरिट से नहीं ना गया जिस तरह से जज गया है। वहाँ पे नाम कितना, मान लीजिए 5-6 कैंडिडेट देता होगा नाम कि हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे। नहीं, नाम अपना नहीं, नाम डायरेक्ट जो वो सरकार अपने तरफ से सरकार ही खुद देखता है नाम कि वो जिस करता है। IAS का अच्छा खासा ये है, समाज में वैल्यू है, उस आधार पे वो लोग खुद करते अब हैं। हाँ, वो लोग सब वही करते हैं, तो वही- और क्या, वही उपाय है उन लोग का। जो सीनियर चीफ सेक्रेटरी जो रिटायर होगा, नाम अच्छा होगा आगे, उसका रेपुटेशन उसका ज़्यादा होगा, उसका मतलब कि कोई भी गलत उस पर नहीं होगा, तो उसको दे देता होगा, सीधे प्रमोट कर देता होगा। लेकिन ये गलत है सर, ये प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्ति, तब तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ही करेगा। हेड ऑफ स्टेट से तो करेगा भाई। कुछ और उपाय सोचना चाहिए था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को। अब हम लोग कुछ कर क्या सकते हैं, बात ही कर। खैर चलिए, इस पर अलग से हम देखेंगे। आइए, तो एक हमने देखा। नाउ सेकेंड सिस्टम जो है दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स कि रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ पीपल। समझ गए? इसमें है कि जैसे जितने लोग आपके फेवर में हैं उस तरह का आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उसी तरह आपकी सरकार में हिस्सेदारी होगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है। देखिए, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, या मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको पहले समझाता हूं कि मान लीजिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बनना है, यूनियन गवर्नमेंट बनना है, तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होना है उसमें मान लीजिए कि रफली 550 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे इलेक्शन होता है, इसमें 2 सिस्टम होता है। चलिए यहीं से देख लेते हैं।
Let us compare this to how elections take place in Israel. That follows a very different system of elections. इसराइल में जो सिस्टम होता है, हाँ, यस, इन इजराइल once the votes are counted, each party is allotted the share of seats. अब देखिए इजराइल में क्या होता है कि पार्टी बेसिस पर वोटिंग होता है, ठीक है, ये समझिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है, यहाँ जो वोटिंग होता है वो कैंडिडेट के आधार पर वोटिंग होता है ना। लोग जो है उस कैंडिडेट को हर सीट के लिए कि हाँ भाई किसको हम चाहते हैं उसके लिए वो उस तरह से वोट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या सिस्टम होता है कि इसमें कोई कैंडिडेट के लिए वोट नहीं होता है, समझ गया। इसमें पार्टी को वोट दिया जाता है कि हम किस पार्टी के लिए वोट दे रहे हैं। अब जिस पार्टी को जितना वोट मिला उसको उतना सीट दे दिया जाता है। जैसे कि हमारा, आप अपना देश में समझ लीजिए कि पार्लियामेंट में 550 सीट लोकसभा में इलेक्शन होना है लगभग, ठीक है। तो उस 550 सीट के लिए कौन कौन सी पार्टी है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, 8 पार्टी है, 8 पार्टी। अब लोग कैसे वोट करेंगे, पूरे देश में चुनाव होंगे और सिर्फ वहां होगा कि आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, 8 में से किस पार्टी को आप वोट देना है। 8 में से एक पार्टी को लोग वोट देंगे। अब गिना जाएगा कि किस पार्टी को कितने सीट मिली, कितने वोट मिले। सब ये ठीक है। उसके पहले सीट हो गया 15% सीट, 15% सीट रिजर्व, मतलब कि मिनिस्ट्री में है। अभी हम मिनिस्ट्री से, अभी हम पार्लियामेंट पहले फॉर्म करेंगे ना, तब ना आगे सरकार बनेगी। ठीक है, पहले तो पार्लियामेंट के लिए ना चुनाव होता है, उसमें जिसकी मेजॉरिटी होती है वो सरकार बनाते हैं। वो सिस्टम छोड़िए, अभी हम नया सिस्टम बता रहे हैं आपको। वो सिस्टम आप छोड़ दीजिए, आप इस नए सिस्टम को समझिए। ये सिस्टम अलग है। तो मैंने इंडिया का एग्जांपल लिया कि 550 टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हम चुनते हैं। तो 550 में 8 पार्टियां हैं। लोगों को कहा गया कि भाई वोट दीजिए किस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं। वहां सिर्फ पार्टी की पहचान होती है। आपको कांग्रेस पार्टी को वोट देना है कि बीजेपी को देना है कि किसको देना है, 8 पार्टियों में। अब टोटल वोट्स गिने जाएंगे और देखा जाएगा किस पार्टी को कितना वोट मिला, समझ गए। जिस पार्टी को जितना परसेंट सीट वोट मिला पार्लियामेंट में, उतना परसेंट सीट उसको दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को 25% वोट्स मिला ऑल ओवर इंडिया में, 20%, हाँ, ऑल ओवर इंडिया में। तो बूथ पे काउंटिंग होने के बाद, हाँ, टोटल वोट्स काउंट हो गए तो हुआ कि भाई कांग्रेस पार्टी को 20% वोट मिला। 20% टोटल, मतलब कि 8, अच्छा ठीक है, समझ। तो पार्लियामेंट में 550 सीट है, उसका 20% यानी 110 सीट्स कांग्रेस पार्टी को दे दिया जाएगा। ये आपके 110 सीटें हो गई पार्लियामेंट में। बीजेपी को मान लीजिए 50% वोट मिला, तो बीजेपी को 50% सीट दे दिया जाएगा कि पार्लियामेंट में 50% सीट आपके हैं। मतलब कि 275, 275, हाँ 275। तो 275 वो सीट जो है वो बीजेपी को दे दिया जाएगा, अलॉट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जिस पार्टी को जितना वोट्स मिला, जितना % वोट मिला, उतनी % सीट जो है पार्लियामेंट में उस पार्टी को मिल जाएगा।
लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे पता चले कि क्या यहाँ से हमारा ये कैंडिडेट कांग्रेस का था। हम बोले तो वहाँ वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नहीं होता है, पार्टी पर वोटिंग होता है। अच्छा, समझिए, ये अलग सिस्टम है, इसलिए बोले समझिए उसको नए तरीके से। कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई पावर ही नहीं है उसमें। है इंडिया में देखिए, जैसे सिर्फ वहाँ पार्टी को वोट पड़ता है, ये समझिए। इस प्रोपोर्शनल Constituency सिस्टम में- में सिर्फ पार्टी को वोट दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही न दिया जाता है। हाँ, हर जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 540 वोट देगा। 543 के हाँ पास ही है तो हाँ, 500 हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट पड़ेगा, लेकिन पार्टी को वोट पड़ेगा हाँ, तो कैंडिडेट के कि नाम हाँ पे आप आठों कैंडिडेट की जगह पे केवल पार्टी, आठ पार्टी को का पार्टी नाम है तो होगा। 8 में से आप हाँ जिसको इसको जो देना है हाँ उस तरह हाँ, से पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। अब उतनी सीटें मिल गई उस पार्टी को, तो वो फिर उस पर अपना जो भी कैंडिडेट है उसको अपना वो अपॉइंट कर सकता है। अब वो पार्टी के हाथ में है। हाँ, पार्टी के हाथ। ठीक। 110 सीटें उसको जो मिल गई, ठीक है, हम्म। तो जहां जहां उसको, ठीक है, अब वो जैसे ये तो आपस में लोग करेंगे, कास्ट के बेस पे नहीं हुआ, ये तो ये एकदम पार्टी के बेसिस पे ये हुआ। तो कास्ट होगा ही नहीं। तो हाँ ये कैंडिडेट अगर खड़ा रहेगा तो कास्ट के नाम पे दे देगा जाके वोट कि हाँ, हमारा जाति का है या फिर हमारे लिए कुछ कर ठीक है। सकता है। तो वहां जो है, अननोन, मतलब कि अननोन है, कोई नहीं जान रहा है कि अगर ये जीत गया तो कौन इसका कैंडिडेट बनेगा। कोई हाँ, अनाउंसमेंट भी नहीं होता है ना। नहीं, एक प्रेफरेंशियल लिस्ट वो लोग जारी करते हैं कि ये अच्छा लोग हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं, इनको बनाया जाएगा अगर जीतते हैं। अच्छा, तो वो भी 3 4 5 देते हाँ, ही उतनों तो के वो भी आगे। कोई फिक्स नहीं होता है, वो पार्टी के पर है कि वो किसको बनाता है। लेकिन दे देते सब, मतलब कि वो, हाँ आम जनता को बताता ना, हाँ प्रचार हाँ करके तो हाँ, बोलेगा कि हाँ लेकिन वहाँ हमारे। कैंडिडेट के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि वो पार्टी पर होता है नहीं, कैंडिडेट। वो हम समझ गए, लेकिन हाँ फिर भी बताएगा ना कि हाँ अगर हमारा पार्टी जीतेगा तो इन लोग में से कोई एक हाँ, जाएगा बनेगा, आपको ये लोग में किसी को बनाया जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पार्टी लाइन पर वोटिंग होता है। हम्म। और उस तरह से जो पार्लियामेंट में है उतनी सीटें जितनी वोट वो मिलते allot हैं, वहाँ पे हो हाँ, जाएगा फिर। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हम्म। जितना वोट आपको, जितने लोग चाह रहे हैं उसी के प्रोपोर्शन में आपको वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उतनी सीटें समझ मिलेंगी। गया, समझ गया। उसके बाद जितना संविधान में लिखा हुआ कि इतना इतना ही इसको एमएलए, अगर आप जीत रहे हैं तो इतना वो तो परसेंट बाद की से- चीज है, वो तो तो मतलब अपना, उसके बाद तो वही सिस्टम हाँ, है ना। ठीक है। तो ये, लेकिन इसमें कैंडिडेट लोग आपस में लड़ाई कर देता होगा पार्टी में। हाँ, होता ही है, होता ही है। लेकिन ये अलग इस सिस्टम में तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता होगा। वो तो है ही कि भाई वो, लेकिन वो पार्टी अभी भी तो है कि किसको टिकट मिलेगा, उसके लिए झगड़ा नहीं होता है। तो लेकिन उस तरह से नहीं होता, उसका अलग खेल हो जाएगा ना। आज उसमें भी भाई वही खेल है, आज भी वही खेल है ये तो थोड़ा कि किसको टिकट मिलेगा, पैसा दीजिए, क्योंकि टिकट आज, ले लीजिए। हाँ, आज भी तो वोट पैसा पे टिकट है, जो जितना बहुत पैसा जगह जो है पार्टी पर ही वोट पड़ता है आज भी। ठीक है, अब हम मनोज तिवारी को वोट दिए थे, तो मनोज तिवारी को वोट दिए थोड़े मनोज तिवारी को दिए थे कि मोदी के नाम पर दे दिए थे, भाई भाजपा ने खड़ा किया मनोज तिवारी को तो वोट पड़ गया। उसी तरह आप में जो है कोई कैंडिडेट को कोई पहचानता भी था, कोई नहीं पहचानता था, लेकिन खाली वोट देना था तीसरा पार्टी को या आपको देना था, तो केजरीवाल के नाम पे दे दिया वोट लोग, जिसको कोई पहचानता भी नहीं था पार्टी आज के तक। नाम पे वोटता था, वो तो आज भी बीजेपी के नाम पे हाँ, कोई ये सब कभी जीतने वही वाला कह है रहे नहीं, हैं, वही लेकिन कह रहे हैं कि मोदी के नाम नरेंद्र पर मोदी सबको आया पड़ तो रहा है। बस हो गया। हाँ, नरेंद्र मोदी की जगह पे कोई अगर ये कोई दूसरा कैंडिडेट होता, अमित शाह, हाँ, तो जीता भी नहीं कभी। जिंदगी में कभी जीत तो वो समझ रहे हैं ना, इसलिए मोदी मोदी नाम जप रहे हैं 50 को सीट नहीं, कि भाई इसी कारण हम जीत रहे हैं, नहीं तो जीतेंगे नहीं। अगला साल में गया जो हो, अब आगे की बात हम वो नहीं कर रहे। अगला साल तो ये सिस्टम समझ गए, राजनाथ सिंह को तो मिलने वाला है नहीं। हाँ, ये सिस्टम समझ गए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको सरकार में उतनी हिस्सेदारी मिलेगी जितने लोग आपके फेवर में होंगे। उसके बाद में जाके सब अपना पार्टी में हंगामा करे कि हमको सीट चाहिए, हमको सीट वो चाहिए, अलग बात है। अब उस पार्टी का तो देखिए, ईच पार्टी, अब यहाँ तक समझ गए। देखिए कि इन इजराइल वंस द वोट्स आर काउंटेड, each party is allotted the share of seats in parliament in proportion to its share of votes।
उसी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट आगे देखिए, हाँ, ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग दोज मेनी ऑफ इट्स नॉमिनीज फ्रॉम अ प्रेफरेंस लिस्ट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द इलेक्शंस। अब हर पार्टी क्या करती है कि वो उतने अपने नॉमिनीज को चुन लेती है एक लिस्ट में से जो पहले उसने डिक्लेयर किया रहता है कि ये कैंडिडेट हमारे होंगे चुनाव में जिनको हम मेंबर बनाएंगे। अब उसमें से वो जितनी सीटें उसे मिली उसमें जो पसंद है उसको वो अपना उतने कैंडिडेट को चुन लेता है पार्लियामेंट के लिए। दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। In this system, a party gets the same proportion of seats as its proportion of votes. इसको यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं या लिख लीजिए, हाँ, इस लाइन को लिख लीजिए, क्या इसमें क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन representation. In this system, आधा घंटा में छोड़ देंगे, ठीक है। In this system, मेन बात है समझना था, जो समझ गया आप क्या चाहिए। A party gets the same proportion of seats proportion yes of seats as its proportion of votes, its proportion of votes। ठीक है, तो इसमें होता है कि जितना आपको वोट मिला उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है कि लेकिन यहाँ है, आप ये समझना है, यहाँ जो सिस्टम होता है वो पार्टी पर फोकस्ड होता है। ये तो समझ गया, क्लियर हो गया। लोग जो है पार्टी के लिए वोट करते हैं, तो जैसे आज मोदी, हाँ, यहाँ पर जैसे हमारे देश में है कि क्या कि कैंडिडेट पर चुनाव होता है, हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट जो है अपना प्रचार प्रसार करते हैं, और ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट पार्टी बदलते रहता है फिर भी हर बार जीतता है, आज इस पार्टी से, कल उस पार्टी से, परसों उस पार्टी से। बहुत बहुत बड़ा डिमेरिट है पीटीपी, बहुत डिमेरिट है। ठीक है, अब हाँ, इसमें अब इस सिस्टम के भी दो वेरिएशंस हैं दुनिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। अगर मान लीजिए कि सरकार चाहे पीआर सिस्टम लाने के लिए तो ला सकता है संशोधन करके, हाँ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहेगा? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, वो जो है वो अगर वो सही तरीके से करेगा तो क्यों सुप्रीम कोर्ट दखल देगा भाई? वो ठीक है, अगर देश का ऐसा सोच है, पार्लियामेंट तो संविधान में पीआर वाला ऐसा मतलब क्या खास तो नहीं, ये देखिए, ये तो है कि ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ मसला है, ठीक है, तो ये संविधान में इस तरह से तो लिखा नहीं, ये कोई उसका फीचर नहीं है, हमारा बेसिक फीचर में इसको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, ये तो इलेक्शन का तरीका है, और कहिए तो एक बेहतर तरीका है। अब वो तो लोगों का मन पर है कि कौन सा सिस्टम को अगर कल को लगता है पार्लियामेंट बिल लाती है, पास करती है, तो ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है सिस्टम ये कि है क्या फिक्स फीचर में नहीं आता, क्या कहना, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता, यानी कि इसमें फेरबदल हो सकता है। हाँ, लेकिन ये यूसीसी के तहत गया था, ये 3 तलाक वाला मामला था, तो वो तो यूसीसी के खिलाफ ही ना हो गया था।
तीन तलाक वाला मामला एक अलग है, तो क्या कहेंगे और वो जो है यूसीसी के तहत नहीं है। ट्रिपल तलाक जो था वो बेसिकली वो बिल जो आया था वो इन ग्राउंड्स पर आया था कि इट इज़ वेरी डेरोगेटरी प्रैक्टिस टू मुस्लिम वीमेन। लेकिन कुछ तो लेकिन चल जाता है ना बात तो जाता ही है, बात तो जाता ही है, लेकिन देखिए वहाँ ये है कि भाई वो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने सूझबूझ से काम किया है। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें ऐसा कोई चीज़ अफेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए इसमें कोई अगर नुकसान हो रहा हो तो कहा जाए हाँ कि मुसलमानों को किसी तरह का नुकसान हो तो अलग बात है, क्योंकि ऐसा थोड़े है कि दखल नहीं देगा सरकार। दखल क्यों नहीं देगा? आप गलत काम करेगा तो कोई भी करेगा तो उसमें दखल तो देगा ही, सरकार है किस लिए फिर। अब वहां देखने की बात है कि क्या आपके सुरक्षा पर, आपके अस्तित्व पर कोई खतरा हो रहा है क्या। अरे तो ये तो जो आप महिलाओं के साथ नाजायज गलत वो कर रहे हैं व्यवहार, उसके खिलाफ कानून था। तो बहुत खिलवाड़ समझ के रख दिया कि हाँ, कि मतलब महिलाओं को आप जो है पैर का जूती समझ रहे हैं, कि जब मन हुआ उसको छोड़ दे रहे हैं। तो ये तो महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी का भाव हुआ समाज का, तो उसके खिलाफ किया गया। ठीक है, तो इस पर किसी ने ये उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। कुछ लोगों ने किया, बहुत थोड़े लोगों ने, कि हमारे धर्म में दखल है, लेकिन ऐसा दखल क्यों नहीं देगा, सरकार है किस लिए। तो वो किसी भी धर्म के हो, अगर किसी के साथ, क्योंकि भाई दे आर ऑल इंडियन सिटीजन्स, even those Muslim women, they are having the equality, fundamental right to equality। तो उनका भी जीवन उनको इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। क्यों नहीं वो जिएंगी? क्या है, कैसे आदमी उसको कोई छोड़ देगा जब मन होगा उसको अपना गलत इसको ये करने के लिए, जैसे भी है। अच्छा मान लीजिए कि लोग कह देता, मान लीजिए कि अगर इन लोग डाल देता यूसीसी की वजह से, अगर कोर्ट में केस कर देता सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या वो अपने सूझबूझ पे अपना डिसीजन देता? हाँ यस, वो टोटली उसके हाथ में चला जाता। यस, वो केस का मेरिट तो देखता है। तो मान लीजिए कि वो सब ये सब गवर्नमेंट लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेशर में भी ले सकता है, ये भी हाँ होता ही है, होता ही है, वो तो वही रहा है। लेकिन मतलब कि जो सोच एकदम सही था, लेकिन वही हम जानना चाह रहे थे कि तो यूसीसी के करना है पर्सनल लॉ में आता है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि वो ये कह रहा है। देखिए वहाँ अलग है, वहाँ जो बात है वो ये है कि हर धर्म को आज़ादी है अपने पर्सनल लॉज को बनाने, फॉलो करने का। वो आज़ादी तो नहीं छीनी जा रही है आपसे। हाँ। वहाँ आप अपने पर्सनल लॉ पर, लेकिन हाँ आपका अगर कोई लॉ गलत कारण बन रहा है, किसी के लिए अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ सरकार डेफिनेटली दखल दे सकती है। वो थोड़े आपका अधिकार छीन रही है। आप तो कानून बनाइए अपना, सब तो चल ही रहा है उनका। खाली एक पर्टिकुलर कानून जिसका मिसयूज किया जा रहा था, और भाई चूंकि आपको खुद ही ध्यान देना चाहिए था, भाई आपके समाज की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि आपको खुद ही ध्यान देना चाहिए था, इस चीज को नहीं होने देना चाहिए था। आप उसको ध्यान नहीं दिए, तब सरकार को दखल देना पड़ा। अगर भाई आखिरकार होता है, वो देखिए उनके भी जो होते हैं एक तरह से जज होते हैं, लोकल काजी कहे जाते हैं उन लोग में। हाँ, मुसलमान में काजी जो होते हैं, तो वही जैसे हमारे पंडित होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो उनको काजी को जुडिशियल पावर भी होता है। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है पंडित। हाँ, वहाँ वो फैसला भी करते हैं काजी, और उनका फैसला, हाँ उनका फैसला मान्य होता है, मतलब कि पंचायत के तरह। यस, दे आर लाइक सरपंच मुखिया ऑल्सो, तो दे हैव जुडिशियल पावर इन द रिलीजन। तो वो जो, तो भाई जब आप थे, इस तरह के गलत काम जब हो रहे थे, तो आप कैसे उसको प्रमोट कर रहे थे? क्यों नहीं उसके खिलाफ आप खुद कड़ाई करते? भाई जो ऐसे लोग छोड़ रहे थे उनके करते कि आप गलत कर रहे हो, उनको कुछ वो करते, तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन चूंकि जो हो रहा है चलने दो, सब आंख मूंदे हुए, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, तो उस पर सरकार ने अपना एक्शन लिया। खैर यहाँ आते हैं, तो प्रोपोर्शनल सिस्टम हमने देखा कि एक सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो कि कैंडिडेट पर आधारित है, कि जो कैंडिडेट को जितना वोट पड़ेगा वो उस हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगा विनर। वो तो
समझ गए। ये जो है पार्टी बेस्ड होता है। ये पार्टी पे होता है पीआर। हाँ। और वो एफपीटीपी हो गया कैंडिडेट। अब देखिए, इन द पीआर सिस्टम देयर कुड बी 2 वेरिएशंस, इसके भी 2 प्रकार हो सकते थे। इन सम कंट्रीज लाइक इजराइल और नीदरलैंड्स, जो अभी इजराइल का हमने केस देखा, या नीदरलैंड्स है, द एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरा देश ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह माना जाता है, उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी ये नहीं होता है। एंड सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स इन द नेशनल इलेक्शन। जैसे यहाँ हम लोग के यहाँ पूरा देश कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है, वैसे वहां कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बटा होता है। समझ गए? क्योंकि छोटे देश हैं, वो तो कोनो वैल्यू बहुत छोटे देश हैं, पटना शहर जैसे जो है देश है। सबका एग्जांपल बेकार में। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे देश का है कि भाई पटना में जैसे इलेक्शन हो रहा है वैसे वहाँ एक इलेक्शन हुआ गवर्नमेंट के लिए, और उसमें जितने लोगों ने जितने पार्टियों को सीट दिए, वोट दिए, उतने उनको सीट मिल जाता है कि सरकार बनाना है, सरकार में आपकी इतनी सीटें, इस पार्टी को इतनी सीटें, इस पार्टी को इतनी सीटें, अब जैसे बनाना है सरकार बनाएगी। ठीक है, द अदर ये समझ गए? द अदर मेथड इज when the country is divided into several multi-member constituencies। ऊपर में है ये बस फ्यू कंट्री में से दो एग्जांपल दिया है, सारे कंट्री में हाँ। तो जरूरी नहीं, ज्यादातर कंट्रीज में ये है, जो बड़े कंट्रीज हैं वो दूसरा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। द अदर मेथड इज व्हेन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज इन अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल। जैसे हमारे देश में है, हाँ, जैसे हमारे देश में है कि पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसी बटा हुआ है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई मेंबर खड़े हो सकते, हर अच्छा वहाँ क्या है, देखिए एक और बात समझिए, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे यहाँ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर जाएगा। हमारे यहाँ क्या है, अगर विधायक या सांसद का चुनाव है, लोकसभा का या विधानसभा का, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट जीतेगा और वो रिप्रेजेंट करेगा, वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं कि एक ही मेंबर होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, असेंबली या पार्लियामेंट में खड़े होंगे कई लोग, जीतेगा एक। यहाँ क्या है, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई मेंबर जा सकते हैं, ऐसा सिस्टम। समझ गए? ईच पार्टी prepares a list of candidates for each constituency depending on how many have to be elected from that constituency। तो यहाँ जो है क्या है कि जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी बटा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है, लेकिन वहाँ फर्क क्या है इस सिस्टम में कि हमारे यहाँ फिक्स्ड है कि पूरे देश में 543 या जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट जीत के जाएगा पार्लियामेंट, यानी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जबकि अर्जेंटीना और पोर्चुगल में क्या होता है, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं, कहीं 2 मेंबर होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किसी ये होता है, तय होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग चुने जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन पीआर पे ही ना बात हो रहा है। हाँ, पीआर पे ही बात हो रहा है। पीआर में 2 तरह का सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम जहां पूरे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो तो कोई वैल्यू नहीं हाँ। है। दूसरा है कि जो देश कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कई मेंबर अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन वो जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि फिक्स कर दिया पॉपुलेशन के आधार पर, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन फिक्स है 10 लाख, और 10 लाख में एक मेंबर जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है।
यहाँ पर फिक्स नहीं है। हाँ फिक्स नहीं है। वहाँ क्या है, जैसे एक पटना जिला हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक हो गया मुजफ्फरपुर हो गया, एक हो गया गया हो गया, समझ गए। अब पटना का पॉपुलेशन 50 लाख है तो वहां से 5 लोग जाएगा, गया का पॉपुलेशन 30 लाख है तो वहां से 3 मेंबर जाएगा। लेकिन वहां पर उस तरह का सिस्टम नहीं है, वहां पर कितना भी जा सकता है। वही तो बता रहे हैं अभी आपको, नहीं समझे? हम समझिए। हमारे यहाँ क्या है समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमारे यहाँ पॉपुलेशन फिक्स कर दिया, उसी आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी तय होता है। 10-10 लाख के पॉपुलेशन पे जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। वहाँ ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स नहीं है। वहाँ क्या है कि पटना जिला एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, पूरा पटना, वहाँ शहर के आधार पर बांट दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी। पटना शहर एक हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, वैशाली हो गया, जहानाबाद हो गया, सब। अब जिस शहर का जितना पॉपुलेशन उतना वहां से कैंडिडेट चुना जाएगा। हम समझिए यहाँ पे पॉपुलेशन फिक्स करके एक, हाँ, पर एक या 10 पे तरीका वही है, खाली मतलब है रिजल्ट वही, खाली तरीका अलग है। वही यहाँ भी पॉपुलेशन ज्यादा होगा, 10 मान लीजिए यहाँ का पॉपुलेशन 70 लाख है तो 10-10 लाख के आधार पर हम लोग बांटे हुए हैं, 7 हो जाएगा सीट यहाँ। और उस सिस्टम में क्या है कि 70 लाख का पटना है पॉपुलेशन तो सीधे 7 कैंडिडेट हो गया। तरीका नाक पकड़ना या पूंछ पकड़ना है, बात वही है। 7 कैंडिडेट उसमें भी जाएगा, 7 कैंडिडेट इस सिस्टम में भी जाएगा। समझ गए? इन बोथ दीज वेरिएशंस वोटर ये देखिए समझने वाली लाइन है कि इन दोनों सिस्टम में वोटर्स एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर अ पार्टी नॉट ए कैंडिडेट। पीआर सिस्टम में है कि पार्टी लाइन पर वोटिंग होता है, कैंडिडेट के लिए वोटिंग नहीं होता है, पार्टी को वोट दिए जाते हैं, वहां पार्टी ही सब कुछ होती है। द seats in a constituencies are distributed on the basis of votes polled by a party। अब वहां क्या है कि देखिए समझिए, वहां क्या है कि सीट्स जो है कैसे बढ़ते हैं। मान लीजिए पटना, ये पटना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, और पटना में मान लीजिए कि 70 लाख का पॉपुलेशन है, तो अब यहां मान लीजिए कि टोटल 7 सीटें हैं पटना शहर में। अब इन 7 सीटों में जिस पार्टी को जितना वोट मिला उतना सीट इसमें उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगा। पटना में मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को 10% सीट मिला, 10% वोट मिला, तो 10% नहीं कहिए, मैंने कहिए कि चलिए इसको 70 थोड़ा सा ये मान हो जाएगा, 80 लाख मान लीजिए और 8 सीटें हैं। अब इसको 10% 10% नहीं करिए, मान लीजिए 20% कर लीजिए। कांग्रेस को 20% वोट मिला पटना में, तो 8 सीटों का 20% यानी 25 करिए, तो 2 सीटें, चौथा हिस्सा 2 सीट मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी को पटना में। बाकी मान लीजिए कि बीजेपी को मिला 50% वोट, तो 4 सीट हो गया बीजेपी को मिल जाएगा पटना में। बाकी मान लीजिए कि जेडीयू पार्टी है, तो जेडीयू को मान लीजिए कि 25% इसको भी मिला, तो 2 सीट इसको मिल जाएगा। तो इस तरह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस पार्टी को जितने वोट मिले उतने उसके प्रोपोर्शन में सीट उस पार्टी को मिल जाते हैं। परसेंटेज पे डिपेंड करता है। जैसे वहां पूरे देश में हम सीट बांट रहे थे, छोटे देश के केस में, बड़े देशों में कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर उतने सीट वोट्स के प्रोपोर्शन में पार्टियों को अलॉट हो जाते हैं। जितना वोट पड़ेगा उस आधार पे उतना सीट आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिल जाएगा। ठीक है। 10 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी
would belong to different parties. ठीक है. In India we have adopted PR system on a limited scale for indirect election. The constitution prescribes a third and ठीक है. तो इंडिया में हमने कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए पीआर सिस्टम यूज किया है. लेकिन पीआर सिस्टम इंडिया में नहीं आ पाएगा. अब हाँ वो अलग बात है. नहीं आ पाएगा. हाँ ठीक है. आपने पूछा था कि हो सकता है कि नहीं, मैंने उस पर कहा कि वो हो सकता है. नहीं हो पाए क्योंकि लोग नहीं मानेगा. पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा ना. पूरा जातीय पे वोट जाए. पूरा इंडिया या फिर प्रधानमंत्री का मुंह देख के देता है या फिर जाति पे देता है. चलिए आइए. उसके बाद अगर पीआर सिस्टम आया तो हम आम आदमी का नहीं कर रहा तो पार्टी में खूब मार होगा. चलिए देखिए सिस्टम ही एक बार में चेंज होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा. यहाँ देखिए. तो ये जो है कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शंस जहाँ होते हैं उसमें ये पीआर सिस्टम का हमने यूज करते हैं. ठीक है. वो हमारे कंसर्न का नहीं है. The Constitution prescribes a third and complex variation of PR system for election of President, Vice President and election to Rajya Sabha and विधान परिषद. यहाँ जो है एक PR सिस्टम का वेरिएशन यूज किया जाता है. PR के तहत होता है. हाँ कि जैसे विधानसभा में जिसको जितने ये होती है उसको उतने राज्यसभा में सीटें भेजने का उसके प्रोपोर्शन में मिल जाता है. विधानसभा में आपके जितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप वहां से राज्यसभा में. खैर चलिए उसमें हम नहीं जाएंगे अभी. हाँ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हाँ विधान परिषद, ये सब का जो इसमें जो है वो पीआर सिस्टम यूज किया जाता है. इसके चुनाव के लिए पीआर सिस्टम. बाकी सब एफपीटीपी पे होता है. हाँ. जो आम जनता चुनती है. अब यहाँ एक कंपैरिजन आपको दे दिया गया है सिस्टम दोनों का, एफपीटीपी और पीआर सिस्टम का. ठीक है. जो हमने फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. अब यहाँ देखते हैं ये दोनों केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में ही अप्लाई होगा. अच्छा ये दिया हुआ है पीआर वर्क इन राज्यसभा. Why India adopt FPTP? इसको कल करवाएंगे. बहुत लंबा है. खिंचाएगा 3 दिन 4 दिन खिंचाएगा. लंबा है टॉपिक. खैर तो ये इसको अभी ध्यान से इसको करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा जो भी मैंने समझाया, क्योंकि इलेक्शंस पर आपको एक क्वेश्चन पक्का है मेंस में. तो हमेशा आ रहा है इलेक्शन. हाँ. तो इलेक्शंस पर एक क्वेश्चन मेंस में पक्का है, इसलिए इन टॉपिक्स को ढंग से समझ लेना ज़रूरी है. और जो करंट में जो चल रही है चीज़ें, क्योंकि देखिए जैसे अभी इलेक्शन पर चल रहा है क्या, 1 नेशन 1 इलेक्शन. ये भी बहुत बड़ा बदलाव है. ये भी आप जो जिस तरह आप सोचे अभी कि जो है सर पीआर सिस्टम नहीं हो सकता है, तो संभव नहीं है. उसी तरह का बदलाव ये भी है. तो संभव नहीं है, तो गलत है. तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए बिल आ चुका है और चल रहा है कोशिश. तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है ये देखिए कि बहुत बड़ा बदलाव है जो है. तो अब देखिए क्या होता है, पास होता है कि नहीं होता है, क्या होता है. तो कहने का मतलब है कि ये अभी इसी से जुड़ा हुआ देखिए चल रहा है. 1 नेशन 1 इलेक्शन सिस्टम भी हम समझेंगे. अच्छा ठीक है. तो इसी में आएगा. हाँ. 1 नेशन इसमें है कि नहीं टॉपिक? हाँ आएगा. तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या फायदे होंगे, नुकसान होंगे, क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मेंस में आएगा ही आएगा. 1 नेशन 1 इलेक्शन. इसीलिए इलेक्शन का ये मुद्दा है समझने का, उससे जुड़े हुए क्या इश्यूज हैं उनको भी हम समझने को, और जो करंट में आ रहा है न्यूज़पेपर्स में उनको भी अभी हमें
अभी कुछ इलेक्शन से जुड़ा हुआ आ रहा है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, टॉपिक अगला लंबा है। देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा, ये देख लेते हैं करंट अफेयर्स में कुछ। देखिए एक तो जैसे मैंने आपको ये कहा आपको, ठीक है ना, इसको समझ लीजिएगा। अभी जो इशू आ रहा है फेक एंट्री का, देखिए यहाँ भी है, बंगाल में भी है, जैसे बांग्लादेशी लोग का नाम है उसमें, तो उस पर सवाल उठा रहा है लोग वोटर लिस्ट में। हर जगह ये बंगाल में काफ़ी ये है, गलत नाम चढ़े हुए। बर्दवान में, हुगली में टीएमसी खूब इस पे वो कर रहा है काम, तृणमूल कांग्रेस का। देखिए लोग यहाँ सीपीआई वाले बिहार में बदलो रैली कर रहे हैं। बदलो? हाँ, कि ये लोग तंग आ गए कि बीजेपी नहीं रहना चाहिए, हम लोग के साथ जो कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। मजदूर वगैरह जो उनको लग रहा है कि बहुत सारे लॉज बदले हैं ना, तो उनको जब जैसे मोदी हटेगा ना, तब आम आदमी का दिमाग खुलेगा कि कांग्रेस ही ठीक था, तब बुझाएगा जाके। इसको पढ़िएगा, इस पर सवाल पहले आ चुका है और आएगा, बीपीएससी में पूछ भी चुका है ब्लू इकोनॉमी को, सी का, ओशन का बेस्ड इकोनॉमी जो एक्टिविटीज़ होता है उस पर है। तो पढ़ लीजिएगा। देखिए बांग्लादेश फिर संकट में आ हुआ। देखिए बिहार का बजट आ गया जी, पढ़िएगा इसको, बिहार का बजट पेश हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है अच्छे से इसमें दिया है पूरा डिटेल में, समझ गए। इसको आज का पेपर को इसको ले जाइएगा, लेकिन ला दीजिएगा, फिर इसको भी देखेंगे, आज तो समय हमको नहीं है। इसको आप आज रखिए, ठीक है, हमारे ये रखिए, बाद में दे दीजिए, क्योंकि इसका करंट अफेयर पे नोट्स बनाना होगा ना। अब देखिए इसके खिलाफ हो गया यूएस, पहले यूएस के दम पे बहुत उछल रहा था, अभी यूएस इसको टरका दिया ट्रम्प ने। एड्रियन ब्रॉडी बेस्ट एक्टर हुआ, फिर इस पियानिस्ट में भी इसको मिला था अच्छा एक्टर, ये सब तो पता नहीं है कोई एक्ट्रेस।
मिल्क बैंक, अच्छा एम्स में मिल्क बैंक पे चल रहा है। वाह, पटना का ऐसे न्यू दिल्ली का। ये कोई लेडी का दिया हुआ था, उसको डेली छाती में 20-25 किलो दूध आता था, तो ये सब नहीं ना देना चाहिए तो उसको वो सप्लाई करती है दूध। तो ये कितना गलत बात है ये न्यूज़ है। नहीं इसमें नहीं कहीं दिया था, मैंने आया था कहीं टीवी या कहीं पर आ रहा था। जैसे कल हम खाना खा रहे थे तो सब बैठ के टीवी देखता है वहीं पे, तो टीवी सीरियल सब चला दिया घर में सब, देख रहे हैं कि है एक्टिंग कर रही है प्रेगनेंसी का, जाके मेड गई तो देख रही है कि पीरियड्स आया हुआ है, कपड़ा गई थी साफ करने के लिए, तो समझ गई कि मैं तो प्रेग्नेंट नहीं, मतलब कि जो पीरियड्स आता है इसका मतलब कि जब प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं आता तो दाग वाग देखी कपड़ा पे तो समझ गई कि प्रेग्नेंट थी, मतलब कि 9 महीना तक पीरियड नहीं आता है। डिलीवरी के कुछ दिन बाद फिर शुरू होता है, वो डिलीवरी के बाद भी कुछ दिन नहीं आता है, जब तक वो दूध पिलाती रहती है ना। मतलब कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक से ही पीरियड नहीं आता है। प्रेग्नेंट देखिए पीरियड आता ही, देखिए पीरियड क्या है, बेसिकली इट इज रिलीज ऑफ द एग। अब वो एग मैंने बताया तो था आपको, जब एग निकला अब वो फर्टिलाइज हो गया, वो फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही वो फर्टिलाइज हो जाता है वो जाके बैठ जाता है वम में, तो वहाँ सिग्नल चला जाता है कि अब फर्टिलाइज हो चुका है, इसलिए एग अब नहीं रिलीज करना है। एग का वहाँ से स्टॉप हो जाता है, समझ गए, एग आएगा नहीं तो पीरियड होगा नहीं। फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, फिर से वो लैक्टेशन वो रुक जाएगा उसका, तो फिर से वहाँ से एग आना शुरू हो जाता है।